Yes, hello, good morning everyone. Good morning to all of you. Good morning, beta. Everyone, please confirm in the chat box. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे बेटा चैट बॉक्स में ऑडियो वीडियो क्लियर है. Everyone, please confirm in the chat box, beta. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? Good morning, Ahsan. Good morning, Ahan. Good morning, Vedant. Good morning, everyone. Everyone, please confirm, beta. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर है. एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स बेटा. एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल क्लियरली टू ऑल ऑफ यू? ऑडियो वीडियो क्लियर है. वेरी गुड. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? हाउ आर यू ऑल बेटा? हाउ आर यू ऑल? तो आई होप यू ऑल आर गुड. सभी लोग ठीक हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. यू ऑल आर गुड एंड प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जाम. और कल जो हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किए थे यस्टरडे, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द 3 टॉपिक्स. तो पहला जो टॉपिक था हमारा दैट वाज रिलेटेड टू द एक्स्ट्रा वाइडनिंग का कंसेप्ट. एक्स्ट्रा वाइडनिंग के कंसेप्ट के बाद हम लोगों ने बात करी थी ट्रांजिशन कर्व के बारे में. और देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सेट बैक डिस्टेंस. तो दिस वर द डिस्कशन ऑफ द लास्ट क्लास. और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने को मैंने आपको प्रैक्टिस करने को दिए थे. और आई होप यू गॉट द आंसर. एक बार कंफर्म करना जरा चैट बॉक्स में आंसर्स मिल गए थे. लास्ट क्वेश्चन वाज आई थिंक रिलेटेड टू द सेटबैक डिस्टेंस. नहीं मिले वेदांत? टेलीग्राम ग्रुप में ऐड नहीं हो क्या वेदांत?
आर यू एडेड ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप? कल हम लोगों ने बात किया था कि टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको सारे आंसर्स भेज दूंगा। तो आंसर तो मैंने भेज दिए हैं बेटा वेदांत, फिर क्यों नहीं मिले आपको? आई हैव शेयर्ड द आंसर फॉर ऑल द क्वेश्चन। वेदांत आर यू एडेड ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप? दोनों ग्रुप में ऐड हैं। तो देखो जरा, अभी चेक करो क्लास में, क्लास में चेक करो, उसमें एक हैंड रिटन पेपर पे सारे आंसर्स हैं या नहीं, चेक करके बताओ मुझे चैट बॉक्स में। दोबारा लिख दें टेलीग्राम ग्रुप, ये लो। ये है टेलीग्राम ग्रुप बेटा, देखो आंसर है कि नहीं। तो आई हैव शेयर्ड द आंसर। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर आंसर मिल गए हैं तो कुछ क्वेश्चंस आपने क्रॉस चेक कर लिए होंगे, और जो भी क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी आई होगी उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। यही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं हम लोग, तो डोंट वरी फॉर दैट। फॉर दैट रीज़न ये मैंने इंश्योर करने के लिए ही आपको आंसर प्रोवाइड किए थे। और अब आपकी जो डेली क्लास होगी उसके जो डेली क्वेश्चन होने वाले हैं उसके आंसर आपको सेम डे मिल जाएंगे। जैसे आज की क्लास के जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में शाम तक। ठीक है, तो एक बार खुद से सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए, आंसर्स निकाल लीजिए और फिर आंसर चेक कर लीजिए। कोई भी डाउट रहता, कोई भी क्वेरी रहती किसी भी क्वेश्चन में, तो अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में क्या डिस्कशन करने वाले हैं? टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वर्टिकल कर्व, और वर्टिकल कर्व में जो हमारा डिस्कशन होगा दैट विल बी रिलेटेड टू द समिट कर्व एंड वैली कर्व। ये जो आपका टॉपिक है ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो जो जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड वाला टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, तो जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट। क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट के बारे में बात करी हम लोगों ने। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द साइड डिस्टेंसेस। साइड डिस्टेंस के बाद वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द हॉरिजेंटल अलाइनमेंट, एंड दिस विल बी द लास्ट टॉपिक दैट इज द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ द रोड। तो आज हम लोग अपना ये इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है दैट इज द जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ द रोड, इसका डिस्कशन कंप्लीट कर लेंगे। तो टुमारो वी आर गोइंग टू कंप्लीट द डिस्कशन फॉर द जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ द रोड। चलिए बिफोर स्टार्टिंग दीज टॉपिक्स कल के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। सभी लोग कंफर्म करेंगे, जो लोग भी क्लास में अवेलेबल हैं, जो लोग भी क्लास में प्रेजेंट हैं, सभी लोग कंफर्म करेंगे बेटा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द प्रीवियस क्लास। प्रीवियस क्लास के कंसेप्ट पे बेस ये पहला क्वेश्चन है। आंसर आ गया सभी का? कोई डाउट, कोई क्वेरी? कंसेप्ट हम लोगों ने कल रिवाइज किए थे। पहले मुझे एक बार ये बताओ, वर्टिकल कर्व के कंसेप्ट रिवाइज करके आए हो? हैव यू रिवाइज द कंसेप्ट ऑफ द वर्टिकल कर्व? सबमिट कर्व के कंसेप्ट क्या होते हैं, वर्टिकल कर्व के वैली कर्व के कंसेप्ट क्या होते हैं? हैव यू रिवाइज्ड ऑल दोज कंसेप्ट्स, यस और नो? रिवीजन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है भाई, पूरी ईमानदारी से मेहनत करी नहीं जा रही है भाई, क्या बात है? फुल डेडिकेशन के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ काम नहीं हो रहा है। कैलकुलेट द एक्स्ट्रा वाइडनिंग रिक्वायर्ड फॉर द पेमेंट ऑफ विड्थ। अरे मेरे लाल, ऐसी बातें करोगे तो कैसे काम चलेगा यार? ऐसी बातें करोगे एहसान भाई तो कैसे काम चलेगा? कह रहे हैं एहसान की इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ लेन्स नहीं दिया हुआ है। एज पर द IRC व्हाट इज द विड्थ ऑफ द 2 लेन रोड विदाउट कर्व? एहसान भाई बताएंगे। एज पर द IRC व्हाट इज द विड्थ ऑफ द 2 लेन रोड विदाउट कर्व? तो भैया IRC का कुछ डेटा पढ़ा था यार, बड़ा दिक्कत की बात है, ऐसे कैसे काम चलेगा यार? एज पर IRC सिंगल लेन की अगर रोड है, 2 लेन की अगर रोड है विदाउट कर्व, 2 लेन की रोड है अगर विद कर्व है, वहां पर कर्व आपने प्रोवाइड किए हैं, इंटरमीडिएट लेन है,
इंटरमीडिएट लेन है या फिर रोड हमारी मल्टी लेन है, तो वहां पर विड्थ क्या होती है एज पर द आईआरसी स्पेसिफिकेशन? वहां पर रोड की विड्थ क्या होती है? तो फॉर सिंगल लेन रोड द विड्थ इज गोइंग टू बी 3.75 मीटर, this width is going to be 7 meter, this width is going to be 7.5 meter, this width is going to be 5.5 meter, and this width will be equal to 3.5 meter for each lane. ये जो width होगी वो 3.5 मीटर फॉर ईच लेन होगी। तो एहसान भाई ये कंसेप्ट क्लियर है? दिस इज द डेटा दैट आई होप यू शुड नो। ये डेटा है, तो यहाँ पर सवाल में नंबर ऑफ लेन्स डायरेक्टली ना देके विड्थ ऑफ कैरिजवे दिया गया है, और विड्थ ऑफ कैरिजवे अगर गिवन है तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा ये बात की जा रही है आपकी 2 लेन रोड की। ये बात की जा रही है आपसे 2 लेन रोड की। तो सारे कंसेप्ट पढ़ के भूलने नहीं है, जो जो कंसेप्ट आप पढ़ते जा रहे हैं उनका एप्लीकेशन कहीं पे भी हो सकता है। समझ रहे हो? तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, आईआरसी की गाइडलाइन है, दैट यू शुड नो। नहीं पता है तो अब पता चल गया होगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर सभी का मैच कर गया? पहले क्वेश्चन का आंसर सभी का मैच कर गया, यस और नो? एक बार कंफर्म करते चलेंगे बेटा चैट बॉक्स में। सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म करते चलेंगे। तो कुछ करना नहीं था, 2 लेन की रोड है जिसमें रेडियस 250 मीटर है, लेंथ ऑफ द व्हील बेस दे रखा गया 7 मीटर का, और डिजाइन स्पीड दे रखी गई है 70 kmph। कंपेयर द वैल्यू ऑफ ऑब्टेन्ड विद आईआरसी रिकमेंडेशन। अच्छा, इन वैल्यू के बेसिस पे आपको एक्स्ट्रा वाइडनिंग निकालनी है। सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम था। एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो होगा, टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग विल बी इक्वल टू, टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो होगी दैट विल बी इक्वल टू NL स्क्वायर अपॉन 2R प्लस कैपिटल V अपॉन 9.5 अंडर रूट R। N दे रखा गया है 2, L दे रखा गया है 7, R दे रखा गया है 250 मीटर, R दे रखा गया है 250 मीटर, कैपिटल V दे रखा गया है 70 kmph। You just need to put the value and you will get the total extra widening in meter। यहाँ से आप टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग की वैल्यू निकाल सकते हैं इन मीटर में विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो आई होप सभी का आंसर आ गया होगा। आई होप एवरीवन गॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बोलो भाई। हैव यू गॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? तो क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्कशन क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। यू जस्ट नीड पुट द वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर। चलिए भाई, बहुत बड़े। अरे अटेम्प्ट किए कि नहीं करें? रिस्पॉन्स से मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया है। ऐसा सही तो नहीं है भाई? हो सकता है कि आपने क्वेश्चन सॉल्व किया हो और आंसर करेक्ट ना आ रहा हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि क्या क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है, क्या कंसेप्ट आपने अप्लाई किया है। देयर मे बी सम कंसेप्चुअल एरर, देयर मे बी सम कैलकुलेशन एरर, दैट इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा, कंसेप्ट अप्लाई किया होगा, तो क्लास में जब हम लोग डिस्कशन करेंगे उन क्वेश्चंस का, तो वहाँ से आप मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम अपने अपने डाउट्स एंड क्वेरीज को क्लियर कर पाएंगे। और यही ऑब्जेक्टिव अभी सीख रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। सिंपल सा प्रॉब्लम। तो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं भाई। बोला गया फाइंड द टोटल विड्थ ऑफ द पेमेंट। टोटल विड्थ जो होती है पेमेंट की वो क्या होती है? टोटल विड्थ ऑफ द पेमेंट जो होती है वो W प्लस WE होती है इन द केस ऑफ कर्व। वेदांत अभी आएंगे, सेटबैक डिस्टेंस वाले सवाल को भी डिस्कस करेंगे। एक तरफ से डिस्कस कर लें। तो आई एम डिस्कसिंग ऑल द क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चन आपको मैंने प्रोवाइड किए थे, एक एक करके सबके बारे में बातचीत कर लेते हैं, सबके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि कोई डाउट क्वेरी
और कोई क्वेरी किसी का हो तो वो क्लियर हो जाए। तो अभी आपका सवाल जो है सेटबैक डिस्टेंस वाला वो आएगा, डोंट वरी फॉर दैट। तो जब कभी भी कर्व की बात करते हैं तो कर्व के केस में एक तो विड्थ ऑफ द पेमेंट होता है, और साथ साथ हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वाइडनिंग भी वहां पर प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ हम लोग वहां पर क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वाइडनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। यस और नो? वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग द एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑन द हॉरिजॉन्टल कर्व। क्यों प्रोवाइड करते हैं, कितना प्रोवाइड करते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग वाले टॉपिक में। चलिए साहब, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर यही पूछा गया, व्हाट विल बी द टोटल विड्थ, क्या होगी, हॉरिजॉन्टल कर्व है फॉर अ न्यू नेशनल हाईवे टू बी अलाइंड अलोंग द रोलिंग टेरेन। ये सब डेटा इंपॉर्टेंट होता है। टाइप ऑफ टेरेन दे रखा गया है यहाँ पर, जो आप रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो रोलिंग टेरेन में कर रहे हैं, विद अ रूलिंग मिनिमम रेडियस। यहाँ पर रेडियस जो आपने प्रोवाइड किए वो क्या है, रूलिंग मिनिमम रेडियस। एज्यूम द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पर डिजाइन स्पीड दे रखी गई है 80 kmph। नॉर्मल पेवमेंट विड्थ देखो W दे रखा गया 7 मीटर। नंबर ऑफ लेन्स दे रखे गए हैं 2। व्हील बेस दे रखा गया है ट्रक का 6 मीटर का। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सुपर एलिवेशन रिस्ट्रिक्टेड है 7%, और फ्रिक्शन की वैल्यू आपको लेनी है 0.15। तो उस केस में टोटल विड्थ ऑफ द पेमेंट क्या होगा। सिंपल सा सवाल था, बताओ भाई क्या स्टेटस है। हैव यू गॉट द आंसर? सभी के आंसर मैच करके, इसका आंसर मैंने आपको प्रोवाइड किया था शायद। इसका आंसर आ रहा था 7.71 मीटर। W प्लस WE की जो वैल्यू आएगी वो 7.71 मीटर आएगी। चेक किया आपने? सॉल्व करना है, क्लास में डिस्कस करना है। अरे भैया कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको एक्स्ट्रा वाइडनिंग कैलकुलेट करनी है। सवाल में पूछा गया है टोटल विड्थ ऑफ द पेमेंट, W ऑलरेडी गिवन है, मुझे चाहिए WE। भाई बता, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, और यही दिक्कत है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो रिस्पॉन्स नहीं आएगा। आप सोचते ना सर को कैसे पता चल गया, हाँ, तो ऐसे ही पता चल जाता है, क्योंकि सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जो कि सबसे सॉल्व हो जाने चाहिए, और जब आप सॉल्व नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत आती। टोटल एक्स, फिर चलो डिस्कस कर लेता हूँ भाई, करा करो यार, ठीक है। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग जो होगा NL² अपॉन 2R प्लस V अपॉन 9.5 √R। प्रॉब्लम क्या है, नंबर ऑफ लेन्स गिवन है, लेंथ ऑफ द व्हील बेस गिवन है, सब कुछ गिवन है, स्पीड गिवन है। मेन प्रॉब्लम आ रही रेडियस, और उसने बोला है जो रेडियस हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो है रूलिंग मिनिमम रेडियस। रेडियस जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इस सिचुएशन में वो है रूलिंग मिनिमम रेडियस। तो रूलिंग मिनिमम रेडियस हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो हमें पता है E प्लस एफ इज इक्वल टू V² अपॉन 127 RMR लिख सकते हैं। तो RMR विल बी इक्वल टू V² अपॉन 127 E प्लस एफ। स्पीड कितनी दे रखी गई है, स्पीड दे रखी गई है 80 का स्क्वायर डिवाइड बाई 127, और यहाँ पर आपको सुपर एलिवेशन दे रखा गया है 0.07 और 0.15 एफ है। यहाँ से रूलिंग मिनिमम रेडियस निकाल लो, और इस रूलिंग मिनिमम रेडियस को यहाँ पे पुट कर दो, तो टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग पता चल जाएगी, और टोटल जो विड्थ होगी रोड की ऐसी सिचुएशन पे वो होगी W प्लस WE। W दे रखा गया 7, WE आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो आई थिंक यू विल गेट द आंसर। दिस इज द अप्रोच दैट यू नीड टू फॉलो फॉर दिस क्वेश्चन। ये अप्रोच थी जो आपको फॉलो करनी थी। हो गया? सभी लोग एक बार कंफर्म कर देंगे भाई, एवरीवन, आई वांट कंफर्मेशन फ्रॉम एवरीवन, आई वांट कंफर्मेशन फ्रॉम एवरीवन, द डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। और ऐसे बहुत सारे सवाल फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में आते रहते हैं, कोई अलग तरीके के सवाल नहीं आते, यही सब सवाल आते हैं, बेसिक कंसेप्ट ही आता है। क्लियर है सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, अगर क्लियर है
तो नाउ लेट्स सी द डिस्कशन फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं, देखते हैं भाई यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर इन्होंने बोला है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व एंड द शिफ्ट। दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व और शिफ्ट, इन दोनों की वैल्यू आपको बतानी है। फॉर द फॉलोइंग डेटा, डिजाइन स्पीड इज गिवन एज 65 kmph। रेडियस जो दे रखी गई है वो दे रखी गई है 220 मीटर। अलाउबल रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन, कैपिटल एन की वैल्यू दे रखी गई है 150। और पेवमेंट को जो आप रोटेट कर रहे हैं, पेवमेंट इज रोटेटेड अबाउट द सेंटर लाइन। तो सवाल में कंडीशन भी बता दी गई है क्लियरली कि जो रोटेशन है आपका वो सेंटर लाइन रोटेशन है। और पेमेंट विथ इंक्लूडिंग द एक्स्ट्रा वाइडनिंग, W प्लस WE की वैल्यू जो दे रखी गई है वो 7 मीटर दे रखी गई है। देखो भाई, पेवमेंट विथ इंक्लूडिंग द एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। क्या आंसर आया बताओ जरा एक बार चैट बॉक्स में। सिंपली यू नीड टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्पाइरल कर्व। ट्रांजिशन कर्व की लेंथ फाइंड आउट करनी है आपको। ट्रांजिशन कर्व की लेंथ फाइंड आउट करनी है आपको और शिफ्ट फाइंड आउट करना है। बताओ भाई। 51.9 आ रहा है। 51.9 किस क्राइटेरिया से आ रहा है? बिकॉज वी हैव 3 क्राइटेरिया। देखो तीनों क्राइटेरिया लग जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पर तीनों क्राइटेरिया से अब कुछ लोग को लगेगा क्योंकि पेमेंट का रोटेशन दे रखा गया है, सुपर एलिवेशन की बात की गई है, ठीक है, तो कुछ लोग को लग सकता है कि केवल एक ही क्राइटेरिया से आंसर निकाल लेंगे। ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। वी नीड टू अप्लाई ऑल 3 क्राइटेरिया। एम्पिरिकल से आ रहा होगा, चलो एक बार सॉल्व कर देते हैं तो एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो देखो पहला होता है लेंथ बेस्ड ऑन सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्राइटेरिया। LS विल बी इक्वल टू वी क्यूब अपॉन CR। अब आप बोलोगे सर मुझे यहाँ पर C तो पता नहीं है, जर्क नहीं पता है। जर्क तो पता चल जाएगा ना भाई। C की वैल्यू होती है 80/75 प्लस V। 80/75 प्लस कैपिटल V कितना दे रखा गया है 65। तो यहां से निकाल लो C। 0.57 मीटर पर सेकेंड क्यूब, यही वैल्यू आ रही है। चेक द कैलकुलेशन पार्ट। तो LS विल बी इक्वल टू 80 × 5/18। नहीं, V दे रखा गया 65। तो 65 × 5/18 का होल क्यूब 0.57 इंटू रेडियस ऑफ द कर्व कितनी है हमारी 220। रेडियस ऑफ द कर्व इज 220। सवाल में टेरन कंडीशन दी गई है। टेरन कंडीशन हम लोग स्पीड के हिसाब से एज्यूम कर लेंगे। 65 है तो प्लेन और रोलिंग टेरन मान लेंगे। तो जरा इसको सॉल्व करो। 65 × 5/18 का होल क्यूब डिवाइड बाई 0.57 इंटू 220। यहाँ से आ रहा 46.93 मीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व बेस्ड ऑन द सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्राइटेरिया। कोई दिक्कत किसी को? ये आपने लेंथ निकाल दी बेस्ड ऑन द सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्राइटेरिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा होता था सुपर एलिवेशन एंड एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्राइटेरिया। एज द पेवमेंट इज रोटेटेड अबाउट द सेंटर लाइन, तो LS विल बी इक्वल टू NEW प्लस WE/2। अब हमें E डिजाइन निकालना पड़ेगा। V² अपॉन 225R। तो 65 का स्क्वायर डिवाइड बाई 225 इंटू रेडियस कितनी दे रखी गई है, रेडियस इज गिवन एज 220। तो जरा इसको सॉल्व करके देखो ये सुपर एलिवेशन कितना आ रहा है।
ये डिजाइन सुपर एलिवेशन कितना आ रहा है? तो ये आ रहा है 0.085। इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 7%। इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 7%, तो 7% ले लेंगे। तो एल एस विल बी इक्वल टू 150 इंटू 0.07 इंटू 7.5/2। दैट विल बी इक्वल टू, ये आ रहा है 39.375 मीटर। पेवमेंट की विड्थ इंक्लूडिंग द एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज गिवन टू यू। हाँ, ई मैक्सिमम ही पुट करेंगे, ई मैक्सिमम ही पुट करेंगे। अवर डिजाइन सुपर एलिवेशन ने कैलकुलेट करके चेक कर लेना, क्या पता ये कम आ जाता, क्या पता ये वैल्यू 7% से कम आ जाती, फिर आंसर आपका उसी वैल्यू के बेसिस पे निकलता। जो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है उसी के बेसिस पे आंसर निकालेंगे, तो चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये दूसरा क्राइटेरिया था सुपर एलिवेशन और एक्स्ट्रा वाइडनिंग का क्राइटेरिया। इसके बेसिस पे, हाँ भाई गलती ऐसे नहीं करनी है, स्पीड जो दी गई है उसका ध्यान रखना है। और तीसरा क्राइटेरिया था एम्पिरिकल क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया था एम्पिरिकल क्राइटेरिया 2.7 V²/R। 2.765 का स्क्वायर बाई आर है 220, आर है 220, 51.85 मीटर। तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं? फाइनली जो एल एस होगा इट विल बी मैक्सिमम ऑफ ये तीनों वैल्यू। तो पहली वैल्यू आ रही है 46.93, 46.93। दूसरी वैल्यू हमारी आ रही है 39.375, 39.375। और तीसरी वैल्यू आ रही है 51.8 मीटर। सो एल एस विल बी इक्वल टू 51.8 मीटर। ये आ गई लेंथ ऑफ द स्पाइरल कर्व और ट्रांजिशन कर्व। दिस विल बी द लेंथ ऑफ द स्पाइरल कर्व और द ट्रांजिशन कर्व। बताओ भाई, ये आपके स्पाइरल कर्व और ट्रांजिशन कर्व की लेंथ होगी। किसी को कोई दिक्कत? टेरेन कंडीशन नॉट गिवन बेस्ड ऑन द स्पीड वी हैव एज्यूम्ड। जो आपकी स्पीड दे रखी गई है, देखो सवाल में कुछ चीजें आपको खुद से एज्यूम करनी पड़ेंगी। जैसे सवाल में देखो बोल रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व इन फॉर दिस डेटा। तो ये 150 किसके लिए होता है, याद है? ये 150 किसके लिए होता है? फॉर प्लेन टेरेन। कल डिस्कस किया था अपूर्वो। तो कभी कभी सवाल में ऐसा होगा कि डायरेक्टली आपको टेरेन कंडीशन बता दी जाएगी, लेकिन कभी कभी इनडायरेक्टली आपको टेरेन कंडीशन बताई जाएगी। तो जो रेट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सुपर एलिवेशन होता है 1/N। तो एज पर द IRC द वैल्यू ऑफ N विल बी इक्वल टू 150 फॉर द प्लेन टेरेन। तो इससे हमें पता चल गया कि ये प्लेन टेरेन है, क्योंकि जब आपने इंपीरिकल फॉर्मूला लगाया है तो वहां पर दो फॉर्मूले थे। 2.7 V²/R भी फॉर्मूला था और V²/R भी फॉर्मूला था। और वहां पर आप तब तक सही फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे जब तक आपको टेरेन कंडीशन गिवन नहीं है। जब तक आपको टेरेन कंडीशन गिवन नहीं है। वंस वी नो द टेरेन कंडीशन, once we know the terrain condition then only we can use the suitable formula। तो इसीलिए सारे डेटा को ध्यान से पढ़ना है, कुछ ना कुछ हिंट दी होगी। अब जैसे एक चीज और समझ लो, यहां पर इन्होंने बोल दिया पेमेंट इज रोटेटेड अबाउट द सेंटर लाइन। अब इसी कंडीशन को सवाल में और कैसे दिया जा सकता था? बोलेगा फील्ड इज हैविंग द ड्रेनेज प्रॉब्लम, इंश्योर नो ड्रेनेज प्रॉब्लम। ये सेंटर लाइन रोटेशन प्रोवाइड करके अगर वो ना बोलता और बोलता कि जहां पर भी ये रोड आप प्रोवाइड कर रहे हैं वहां ड्रेनेज का इशू है, और आप रोड इस तरीके से बनाइए, आप रोड के एलिमेंट इस तरीके से डिजाइन करिए जिससे ड्रेनेज का प्रॉब्लम ना हो,
तो हम जानते हैं कि ऐसी सिचुएशन पे, स्पेशली इन द केस ऑफ जहां पर स्लोप कम होता है ग्राउंड का, वहां पर अगर हम सेंटर लाइन रोटेशन प्रेफर करेंगे तो वहां पर क्या होगा, ड्रेनेज का प्रॉब्लम आ जाएगा। और आप अगर वहां पर ड्रेनेज का प्रॉब्लम नहीं चाहते हैं तो वहां पर हम सेंटर लाइन रोटेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे। इन दैट केस वी विल प्रोवाइड द इनर एज रोटेशन। फिर हम वहां पर सुपर एलिवेशन को अचीव करने के लिए फिर हम वहां पर सुपर एलिवेशन को अचीव करने के लिए इनर एज रोटेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि सवाल में डेटा क्या दिया गया है और किस तरीके से दिया गया है, उसके बेसिस पे बहुत सारी कंडीशन क्लियर होंगी। पॉइंट क्लियर हो गया भाई? ये प्लेन टेरन कैसे पता चल गया था हमें, ये पहले क्लियर हो गया। जिसका भी ये डाउट था अबाउट द टेरन कंडीशन, दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो बता दो। इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेरी, प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। क्लियर है? वेदांत का डाउट है सर, हिली एरिया में कौन से लाइन का रोटेशन प्रेफर करेंगे? तो वेदांत आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। देखो ये पेवमेंट है और यहाँ पर भी ये पेवमेंट है। आपने बोला सर, आपने बोला कि क्या करते हैं, देखो सेंटर लाइन रोटेशन में सुपर एलिवेशन को अचीव करने के लिए आपने पूरी पेमेंट को इस तरीके से रोटेट कर दिया। लेकिन अगर लेट्स से दिस इज द आउटर एज, दिस इज द इनर एज, और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, इन दिस वे यू आर रोटेटिंग द इंटायर पेवमेंट अबाउट द यू आर रोटेटिंग द इंटायर पेवमेंट अबाउट द इनर एज ऑफ द रोड। तो देखो जब सुपर एलिवेशन आप प्रोवाइड करेंगे, सुपर एलिवेशन अगर आप रोड पे डिजाइन कर रहे हैं तो सेंटर लाइन रोटेशन में क्या करना पड़ेगा, इस पोर्शन को कट करना पड़ेगा और इस पोर्शन को फिल करना पड़ेगा। क्यों भाई वेदांत? और यहां पर अगर देखें तो केवल और केवल फिलिंग का वर्क रिक्वायर्ड होगा। इन द केस ऑफ इनर एज रोटेशन हमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल रिक्वायर्ड होगा रोड को इस लेवल पे इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो हिली एरिया के केस में बताओ कौन सा रोटेशन हम प्रेफर करें? इन द केस ऑफ हिली एरिया विच रोटेशन वी शुड प्रेफर, जिससे हमारी एनर्जी कम लगे और हमारा प्रोजेक्ट जो हो वो भी इकोनॉमिकल हो। अब आपके सामने एक्सप्लेनेशन है, इसके बेसिस पे आप बता सकते हैं अगर हिली एरिया में हम कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इन द केस ऑफ हिली एरिया विच टाइप ऑफ द रोटेशन वी शुड प्रेफर, कट एंड फिल। बिल्कुल सही बात है, मिल गया जवाब वेदांत। क्योंकि जो पोर्शन आप यहाँ से कट करेंगे उसी ये कटिंग और फिलिंग बराबर होगा, तो एक्स्ट्रा मटेरियल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगेगी, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन रहता आपके पास। लेकिन अगर कहीं पे ड्रेनेज की प्रॉब्लम है तो क्योंकि ये लेवल डिक्रीज कर गया है, तो इफ कहीं पे ग्राउंड स्लोप कम है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, और वहां पे अगर आप सेंटर लाइन रोटेशन प्रोवाइड कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अगर कहीं पे ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, स्लोप कम है, वहां पर अगर आपको सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना है तो कौन सा ऑप्शन अडॉप्ट करना चाहिए हमें? विच ऑप्शन वी शुड गो फॉर टू इंश्योर that there should be no drainage problem, to ensure that there should be no drainage problem, तो उस केस में फिर हम प्रेफर करते हैं इनर एज रोटेशन। इन दैट केस वी विल प्रेफर द इनर एज रोटेशन। पॉइंट क्लियर है सभी को? बोलो बेटा। तो किस रोटेशन का कहां पर क्या यूज है, ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया? चलिए भाई, एक चीज और इस कोर्स में पूछी गई थी, शिफ्ट। तो मैंने बताया था शिफ्ट आप मीटर में कैलकुलेट कर सकते हैं, LS² अपॉन 24R। तो LS तो आपने कैलकुलेट कर लिया है, LS आपने कैलकुलेट किया था 51.8, तो 51.8 का होल स्क्वायर अपॉन 24 इंटू 220। तो यहाँ से शिफ्ट भी कैलकुलेट कर दो, दोनों चीजें पूछी गई थी।
तो ये 0.508 मीटर, 0.508 मीटर विल बी द शिफ्ट। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया आपके इस क्वेश्चन का। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। और आई होप यहाँ पर किसी को कहीं पे भी कोई भी डाउट और कोई भी क्वेरी नहीं है। तो जिन भी लोगों ने इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किया होगा, जिन भी लोगों ने इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट किया होगा, उनको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर कहीं पे कोई गलती हुई भी होगी तो, अगर कहीं पे कोई गलती हुई भी होगी तो वो पॉइंट क्लियर हो गया होगा, यस और नो। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ जो क्वेश्चन आपको क्लास में दिए जा रहे हैं उनको अटेम्प्ट जरूर करिए, सॉल्व जरूर करिए, ताकि जब हम लोग क्लास में उनका डिस्कशन करें तो वो मैक्सिमम चीज़ों को आप समझ पाओ, मैक्सिमम चीज़ों को आप लोग आइडेंटिफाई करके अप्लाई कर पाओ। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन एट योर ओन। बहुत सारे लोगों ने, जैसा किसी बच्चे ने बताया कि सर मैंने सुपर एलिवेशन कैलकुलेट ही नहीं किया था, अभी किसी ने मेंशन किया था ना सेकंड क्राइटेरिया में, कि मैंने डायरेक्टली सर मैक्सिमम वैल्यू ले लिया। नहीं भाई, ये गलती नहीं करनी है। बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड आप सुपर एलिवेशन को कैलकुलेट करिए। अगर सुपर एलिवेशन परमिसिबल लिमिट या मैक्सिमम लिमिट से कम आ रहा है तो उस केस में हम वो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इन दैट केस वी कैन प्रोवाइड दैट सुपर एलिवेशन विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा कंपलसरी नहीं कि हर केस में मैक्सिमम सुपर एलिवेशन से ही आंसर निकले। तो अब ये बात जिसने भी ये गलती करी होगी अब उसको याद रहेगा कि भाई आगे से ऐसा नहीं करना है। सुपर एलिवेशन की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है और फिर चेक कर लेना है, और फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि किस सुपर एलिवेशन की वैल्यू को कंसीडर करके क्वेश्चन को आगे सॉल्व किया जाए। तो यही छोटी छोटी बातें हैं यार जो सीखनी है, और क्या है। ठीक है, यही छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो आपको सीखने हैं। चलें आगे। तो ये क्वेश्चन का डिस्कशन भी मैंने कंप्लीट कर लिया। अगला डिस्कशन देखिए। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया? एक नेशनल हाईवे है जो कि एक रोलिंग टेरेन से पास कर रहा है और हैवी रेनफॉल एरिया है। टेरेन कंडीशन दे रखी गई है रोलिंग टेरेन, और एरिया जो दे रखा गया है वो हैवी रेनफॉल एरिया है। हैज द हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस ऑफ द कर्व इज गिवन एज 500 मीटर। डिजाइन द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व एज्यूमिंग द सुटेबल डेटा। अब ये हैवी रेनफॉल एरिया से क्या बताना चाह रहा है आपको? ये सवाल में ये जो लाइन मेंशन की गई है हैवी रेनफॉल एरिया, सवाल में ये जो लाइन मेंशन की गई है हैवी रेनफॉल एरिया, इससे क्या बताना चाह रहा है? कोई मुझे बताएगा क्या? क्वेश्चन में ये जो डेटा प्रोवाइड किया गया है इससे आपको क्या हिंट दी जा रही है कि ये जो रोड आप बना रहे हैं वो एक हैवी रेनफॉल एरिया में बना रहे हैं? अरे सुपर एलिवेशन नहीं, सुपर एलिवेशन कहाँ से आ गया? सुपर एलिवेशन तो प्रोवाइड करेंगे ही। अरे भैया, जहां पर हैवी रेनफॉल है वहां पर हमारा मेन कंसर्न क्या होगा? अच्छा सवाल है। पहले बताओ सॉल्व हुआ कि नहीं, पहले बताओ सॉल्व हुआ या नहीं, फिर इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। सॉल्व कर लें इसको भी। यस, ड्रेनेज हमारा मेन कंसर्न है। जहां पर हैवी रेनफॉल एरिया है, जहां पर हैवी रेनफॉल एरिया है वहां पर प्रॉपर ड्रेनेज आपको इंश्योर करना है। और प्रॉपर ड्रेनेज को इंश्योर करने के लिए जो हम सुपर एलिवेशन, अभी यही पॉइंट डिस्कस किया था अभी,
जहाँ पर हैवी रेनफॉल एरिया है वहाँ पर प्रॉपर ड्रेनेज को इंश्योर करने के लिए हम सेंट्रल लाइन रोटेशन को प्रेफर करेंगे या इनर एज रोटेशन को प्रेफर करेंगे? वी विल प्रेफर द सेंटर लाइन रोटेशन और द इनर एज रोटेशन। बताओ भाई, वी विल प्रेफर द सेंटर लाइन रोटेशन और द इनर एज रोटेशन जस्ट टू इंश्योर द प्रॉपर ड्रेनेज। तो पहली चीज तो आपको ये समझनी है कि यहाँ पर इनडायरेक्टली आपको बताया गया है कि यहाँ पर इनर एज रोटेशन से आंसर निकालना आपको। द रेट जो इंटर सुपर एलिवेशन आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं दैट इज बेस्ड ऑन द इनर एज रोटेशन, ठीक है। दूसरा, क्या इस क्वेश्चन में स्पीड दिख रही है? क्या इस क्वेश्चन में स्पीड गिवन है? तो भैया एस पर आईआरसी अगर एक नेशनल हाईवे है जो कि रोलिंग टेरेन पे है तो उसकी डिजाइन स्पीड कितनी होती है? 80 kmph। दैट यू शुड ऑल्सो नो। बिना स्पीड के तो सॉल्व कर नहीं पाएंगे, बट जैसे प्लेन टेरेन में अगर नेशनल हाईवे आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो डिजाइन स्पीड होगी 100 kmph। रोलिंग टेरेन में अगर आप नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो स्पीड होती है 80 kmph। और मैंने आपसे बोला भी था कि नेशनल हाईवे तो प्लेन टेरेन में भी हो सकता है, रोलिंग टेरेन में भी हो सकता है, माउंटेनियस में भी हो सकता है और स्टीप में भी हो सकता है। बट जहां जहां पर प्लेन और रोलिंग टेरेन से रिलेटेड डेटा है वो आपको याद रखना है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे आईआरसी की रिकमेंडेशन और आईआरसी के डेटा को हम लोगों ने याद रखा है, लेकिन बेसिकली वो डेटा हमने याद किया है प्लेन एंड रोलिंग टेरेन से रिलेटेड। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब कुछ खास बचा नहीं है, स्पीड पता है, रेडियस पता है 500 मीटर, एलएस पूछा गया है। सॉल्व कर लें? देख लो भाई, इसका सॉल्यूशन भी देख लो। तो पहला है आपका, पहला क्राइटेरिया है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन क्राइटेरिया। तो ये होता था एलएस विल बी इक्वल टू वी क्यूब अपॉन सी आर। सी होता था 80/75 प्लस कैपिटल वी। तो 80/75 प्लस 80 दैट विल बी इक्वल टू, ये आ रहा है 0.516 मीटर पर सेकेंड क्यूब आ रहा है। तो एल एस विल बी इक्वल टू 80/5/18 का होल क्यूब डिवाइड बाई 0.516 इंटू रेडियस कितनी दे रखी गई है? 500। रेडियस कितनी दे रखी गई है? 500। सॉल्व कर लोगे? तो 42.53 मीटर, 42.53 मीटर यही आ रहा है क्या? एक बार चेक करके बताओ, वैल्यू चेक करते रहना, मैं भी चेक कर लेता हूँ। सही है। चलिए, दूसरा क्या है? दूसरा है सुपर एलिवेशन एंड एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्राइटेरिया। सवाल की लैंग्वेज के बेसिस पे मुझे पता चल गया कि यहाँ पर इनर एज रोटेशन प्रोवाइड किया जाएगा। और जब इनर एज रोटेशन प्रोवाइड करते हैं तो एल एस होता है NEW प्लस WE। तो W नेशनल हाईवे है तो 2 लेन का मान लेते हैं, WE कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले E डिज़ाइन निकालते हैं, V² /225R। तो 80 का स्क्वायर डिवाइड बाई 225 इंटू 500, देखो जरा कितना आ रहा है। देख रहे हो एहसान? 0.056। भैया सही है ये, इट इज लेस देन 0.07। मतलब ये सुपर एलिवेशन आप डिजाइन कर सकते हैं। एहसान भाई देख रहे हो, मैक्सिमम ले लोगे तो आंसर अलग आ जाएगा। तो
तो अब बात कर लेते हैं प्लेन टर्न रोलिंग टर्न के लिए। एन अपना 150 हो जाएगा। कैपिटल एन की वैल्यू हम लोग एज पर द आईआरसी कंसीडर कर सकते हैं 150, यस और नो। तो कैपिटल एन की वैल्यू जो हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 150। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। तो एन पता चल गया, ई पता चल गया। अब यहाँ पर निकाल लेते हैं टोटल एक्स्ट्रा वाइडनिंग, एन एल स्क्वायर अपॉन 2r प्लस वी अपॉन 9.5 अंडर रूट आर। तो 2 लेन की रोड है, 6 मीटर एज पर आईआरसी वैल्यू होती है 2 इंटू 500 प्लस 80 अपॉन 9.5 अंडर रूट 500। ये वैल्यू कैलकुलेट करो। ये 0.45 मीटर आ रही है। तो अब सारी वैल्यूज पता कर गई हैं तो पुट कर दो। तो एल एस विल बी इक्वल टू एन ई डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू ई। तो 150 इंटू ई कितना है 0.056, 0.0567 प्लस 0.45। तो एल एस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा 62.58 मीटर। और तीसरा क्राइटेरिया है एम्पिरिकल क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया है एम्पिरिकल क्राइटेरिया, एल एस विल बी इक्वल टू प्लेन एंड रोलिंग टर्न के लिए 2.7 वी स्क्वायर बाई आर। तो 2.7 80 का स्क्वायर डिवाइड बाई आर 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 500, दैट विल बी इक्वल टू ये आ जाएगा 34.56 मीटर। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा एल एस विल बी इक्वल टू, फाइनली वी कैन से एल एस विल बी इक्वल टू 62.58 मीटर। देखो, क्योंकि पहले क्राइटेरिया से वैल्यू निकल के आ रही थी, फर्स्ट क्राइटेरिया कहाँ गया 42, सेकेंड से आ रही थी 62.58, थर्ड से आ रही 34। तो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। सारी बातें क्लियर हैं? सारी बातें क्लियर हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बता दो भाई। इफ द इंटायर डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन, तो अब आई थिंक आप फैमिलियर हो गए हैं। सभी लोग अच्छे तरीके से फैमिलियर हो गए हैं कि ट्रांजिशन कर्व के प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द ट्रांजिशन कर्व। आईआरसी के वी का वैल्यू बता दीजिए प्लेन एंड रोलिंग टर्न के लिए। अभी तो बताया था भाई मेरे। फॉर नेशनल हाईवे प्लेन टर्न के लिए जो डिज़ाइन स्पीड होती है वी डी इज इक्वल टू 100 kmph। और रोलिंग टर्न के लिए डिज़ाइन स्पीड जो होती है वो 80 kmph। तो टाइप ऑफ रोड के बारे में भी हम लोगों ने बात किया था, 5 तरीके की 6 तरीके की रोड के बारे में बात किया था। एक्सप्रेस वे के बारे में डिस्कशन किया था, नेशनल हाईवे के बारे में डिस्कशन किया था, स्टेट हाईवे के बारे में डिस्कशन किया था। तो आईआरसी ने एक्सप्रेस वेज, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एमडीआर, ओडीआर, विलेज रोड, सभी रोड के लिए अलग अलग टेरेन कंडीशन पे डेटा आपको प्रोवाइड कर रखा है। बट एज वी कैन नॉट रिमेंबर ऑल द डेटा, ठीक है, इसलिए बोला गया था कि नेशनल हाईवे का डेटा आपको जो से रिलेटेड जो डेटा है वो आपको याद रखना है। और अगर टेरेन कंडीशन वाइज बात करें तो प्लेन और रोलिंग टेरेन का डेटा याद रखना है। तो जनरली ये ज़्यादा फ्रिक्वेंट है आपके एग्जाम में जो पूछ लिया जाता है। चलें, तो ये भी डिस्कशन क्लियर है। अब आई होप ट्रांजिशन कर्व के सारे सवाल आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर क्या है, ठीक है, फॉलोइंग द, अरे अब इसको तो कर ही सकते हैं। यहाँ पर कई चीज़ें आपको डिज़ाइन करनी है। फॉर द गिवन डेटा सुपर एलिवेशन डिज़ाइन करना है,
एक्स्ट्रा वाइडनिंग को फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व को फाइंड आउट करना है। डिज़ाइन स्पीड दे रखा गया है 65 kmph, लेंथ ऑफ द व्हील बेस दे रखा गया है 6 मीटर। पेमेंट विड्थ इंक्लूडिंग एक्स्ट्रा वाइडनिंग है, नहीं एक्स्ट्रा वाइडनिंग तो कैलकुलेट करनी है। W दे रखा गया है 10.5 मीटर। नंबर ऑफ लेन्स बता सकता है कोई मुझे? इस W के बेसिस पे नंबर ऑफ लेन्स कोई मुझे बता सकता है क्या जरूरत पड़ेगी? जब आप एक्स्ट्रा वाइडनिंग कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ लेन्स की जरूरत पड़ेगी। व्हेन यू विल कैलकुलेट द एक्स्ट्रा वाइडनिंग, अभी बताया था। यस, तो नंबर ऑफ लेन्स हो जाएंगी 3। सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। यस, बिल्टअप एरिया के लिए, बिल्टअप एरिया के लिए प्रोवाइड किया गया है। दिस डेटा, दिस क्वेश्चन दे हैव प्रोवाइडेड फॉर द बिल्टअप एरिया। दिस क्वेश्चन दे हैव प्रोवाइडेड फॉर द बिल्टअप एरिया। यस, बिल्टअप एरिया के केस में फॉर बिल्टअप एरिया, फॉर बिल्टअप एरिया एज पर IRC कैपिटल N विल बी इक्वल टू 100। ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, तभी सॉल्व हो पाएगा। दैट यू शुड ऑल्सो नो, दैट यू शुड ऑल्सो नो। बताओ भाई, किसी को कोई तकलीफ हो, किसी को कोई समस्या हो तो? इफ एनी वन हैविंग एनी डाउट, हो गया होगा, आंसर भी मैंने शेयर कर दिया आपके साथ। आई हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड यू द आंसर, आई हैव ऑल्सो प्रोवाइडेड यू द आंसर्स। चलें फिर आगे बातचीत कर लें, चलें फिर आगे डिस्कशन किया जाए। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 6 रिलेटेड टू द सेटबैक डिस्टेंस। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 6 रिलेटेड टू द सेटबैक डिस्टेंस। तो क्या बोला गया? अ स्टेट हाईवे पासिंग थ्रू अ रोलिंग टेरेन हैज द हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ रेडियस जो प्रोवाइड की गई है। अगेन द रेडियस प्रोवाइडेड इज इक्वल टू द रूलिंग मिनिमम रेडियस। द रेडियस प्रोवाइडेड हेयर इज इक्वल टू द रूलिंग मिनिमम रेडियस। डिजाइन ऑल द जियोमेट्रिक फीचर ऑफ दिस कर्व एज्यूमिंग द सुटेबल डेटा। तो कर्व के केस में क्या क्या चीजें मेनली हम डिजाइन करते हैं, मुझे ये बता दो। कर्व के केस में मेनली हम डिजाइन करते हैं सुपर एलिवेशन कितना होगा। कर्व के केस में मेनली हम डिजाइन करते हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग की रिक्वायरमेंट क्या होगी। बस दो चीजें निकालनी, निकाल लो। यह सबसे इंपॉर्टेंट है सुपर एलिवेशन और एक्स्ट्रा वाइडनिंग। फिर बोला गया है स्पेसिफाई द मिनिमम सेटबैक डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द रोड। और 2 लेन की रोड है, मल्टी लेन वाला कंसेप्ट लगेगा, मतलब आर को हमें रिप्लेस कर देना है R-D से। ऑन द इनर साइड ऑफ द कर्व अप टू विच द बिल्डिंग एक्सेट्रा ऑब्स्ट्रक्शन विजन शुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड so that intermediate side distance is available throughout the circular curve. Assume the length of the curve is greater than side distance. तो ये कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी और यही कंडीशन दे भी दी गई है। ये कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी और यही कंडीशन गिवन भी है। अरे भैया, लेंथ ऑफ द कर्व ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस है और डबल लेन की रोड है तो सेटबैक डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं बोलोगे हाँ या ना में? सब तो बताया था इसके बारे में, सब तो बता दिया था इसके बारे में। तो एक काम करो, प्रैक्टिस कर लो, सॉल्व कर लो। तो लेट्स टेक 3 मिनट टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करके आंसर बता दो जिन लोगों के आंसर नहीं आए। Those who have not got the answer, everyone try to solve. Then we will have the discussion for that.
हाँ भाई, सॉल्व कर लिया सभी ने, सॉल्व कर लिया। आई थिंक यहाँ से जो सेटबैक डिस्टेंस आएगी इस क्वेश्चन के लिए, सेटबैक डिस्टेंस जो होगी दैट विल बी इक्वल टू 36.6 मीटर। 36.6 मीटर विल बी द वैल्यू ऑफ द सेटबैक डिस्टेंस। सिंपल सा कंसेप्ट है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है आपको, पहले वाले पार्ट में बोला गया है कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग आप प्रोवाइड कर रहे हैं, यू आर प्रोवाइडिंग द एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑल्सो। तो नंबर ऑफ लेन्स जो हैं वो 2 लेन्स है, बट विड्थ 7 मीटर नहीं होगी। टोटल विड्थ ऑफ द पेमेंट ऑन दिस कर्व विल बी इक्वल टू, देखो कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो टोटल विड्थ जो पेमेंट की होगी वो 7 प्लस WE होगी। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जैसे मान लो एक्स्ट्रा वाइडनिंग कैलकुलेट कर लेंगे, तो मान लो ये वैल्यू जो भी आएगी, तो हमें फिर निकालना पड़ेगा वैल्यू ऑफ डी। तो डी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं जो भी ये टोटल विड्थ आएगी, जो भी ये टोटल विड्थ आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो डी विल बी इक्वल टू टोटल विड्थ बाई 4। यस और नो? टोटल विड्थ बाई 4। फिर वही कहानी सिंपल सी हो जाएगी, अल्फा बाई 2 की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर m निकाल लेंगे। m के लिए चाहिए होगा साइड डिस्टेंस, और साइड डिस्टेंस यहाँ पर इंश्योर करनी है ISD के बराबर, जो कि होती है 2 टाइम्स ऑफ द SSD के बराबर। किसी भी रोड पे जो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस होगी, फॉर एनी रोड द इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द SSD। तो फिर आपको यहाँ पर SSD भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और SSD होता है V इंटू TR प्लस V² अपॉन 2GF। तो जो भी डेटा मिसिंग है वो डेटा आप एज पर द IRC स्पेसिफिकेशन एज्यूम कर सकते हैं, ऐसा सवाल में बोला भी गया है। तो पहले यहाँ पर हम, क्योंकि अल्फा बाई 2 कैसे होगा, अल्फा बाई 2 की फाइंड आउट करने के लिए, m को फाइंड आउट करने के लिए हमें साइड डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो दिस इज द अप्रोच, दिस इज द कंसेप्ट दैट यू कैन यूज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हो गया भाई? बोलो, डिस्कशन क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए तो अब अगला डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में बातचीत करनी थी हमें वर्टिकल कर्व के बारे में। तो वर्टिकल कर्व से रिलेटेड, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है जो हमें पता होनी चाहिए, दैट वी शुड नो, तो उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। दो तरीके के वर्टिकल कर्व हम लोग प्रोवाइड करते हैं। पहला कर्व होता था सबमिट कर्व, अगर आपको याद हो, सबमिट कर्व, और दूसरा होता था वैली कर्व। सबमिट कर्व को ही हम लोग बोलते हैं क्रस्ट कर्व। तो सबमिट कर्व बोल दो या फिर क्रस्ट कर्व बोल दो, बात एक ही है। उसी तरीके से वैली कर्व को आप वैली कर्व बोल दो या फिर बोल दो सैक कर्व, मतलब एक ही है। तो देखो, वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ द रोड में सबसे पहला जो टॉपिक था दैट वाज रिलेटेड टू द ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा। रोड के केस में हम लोगों ने 4 तरीके के ग्रेडियंट डिस्कस किए थे, अगर आपको याद हो। पहला था हमारा रूलिंग ग्रेडियंट, याद है? तो सबसे मिनिमम ग्रेडियंट, सबसे कंफर्टेबल ग्रेडियंट, जो डिज़ाइन ग्रेडियंट भी होता था। और जो रूलिंग ग्रेडियंट होता है इसकी वैल्यू होती है ट्वाइस ऑफ द कैम्बर के बराबर। तो इन मोस्ट जनरल कंडीशन विच ग्रेडियंट वी वांट टू प्रोवाइड और डिजाइन ऑन द रोड इज नोन एज द रूलिंग ग्रेडियंट। और एज पर IRC द वैल्यू ऑफ द रूलिंग ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द कैम्बर। The value of the ruling gradient will be equal to twice of the camber that we have discussed. दूसरा आपने देखा था लिमिटिंग ग्रेडियंट के बारे में। तो आपने बोला था जब किसी भी जगह पर हम रूलिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर रूलिंग ग्रेडियंट को प्रोवाइड करने में जो कॉस्ट आ रही है वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, उस केस में अगर रूलिंग ग्रेडियंट को अचीव करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग रही है, तो उस कॉस्ट को प्रिवेंट करने के लिए, उस कॉस्ट को सेव करने के लिए
ऐसी सिचुएशन पे हम रूलिंग से ज़्यादा का ग्रेडियंट प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन पे जो हमारा प्रोवाइडेड ग्रेडियंट होगा वो रूलिंग ग्रेडियंट से ज़्यादा हो सकता है, और ऐसे ग्रेडियंट को आपने बोला था लिमिटिंग ग्रेडियंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, देयर शुड बी सिग्निफिकेंट कॉस्ट डिफरेंस। कॉस्ट डिफरेंस सिग्निफिकेंट होना चाहिए, उस केस में हम रूलिंग ग्रेडियंट की जगह पर लिमिटिंग ग्रेडियंट प्रोवाइड कर सकते हैं। ये बात भी सही है। तीसरा ग्रेडियंट आपने देखा था सर एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। तो आपने बोला था जनरली सर एक्सेप्शनल ग्रेडियंट हम प्रोवाइड नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि एक्सेप्शनल ग्रेडियंट के केस में व्हीकल को मूव करने में बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होगा या डिफिकल्टी होगा। लेकिन कई बार सिचुएशन जो होगी वो हमारे कंट्रोल में नहीं होगी। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर हम लोग रूलिंग ग्रेडियंट नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, जहां पर हम लोग लिमिटिंग ग्रेडियंट नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में वी कैन गो फॉर द एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। लेकिन जब कभी भी आप एक्सेप्शनल ग्रेडियंट प्रोवाइड करते हैं रोड में, तो कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। वो बातें क्या होती हैं कि एक्सेप्शनल ग्रेडियंट के पहले और बाद में फिर किसी भी तरीके का कोई और ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए। जहाँ कहीं पे भी आपने एक्सेप्शनल ग्रेडियंट प्रोवाइड किया है, तो उसके पहले और बाद में जो रोड होगी वो प्लेन होनी चाहिए। और हम लोग क्रिटिकल लेंथ ऑफ द एक्सेप्शनल ग्रेडियंट फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं क्रिटिकल लेंथ ऑफ द एक्सेप्शनल ग्रेडियंट? कि अगर एक फुल्ली लोडेड ट्रक है तो उसकी स्पीड का जो लॉस है वो 20 kmph से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितनी डिस्टेंस में स्पीड का लॉस 20 kmph हो जाएगा फॉर अ फुल्ली लोडेड ट्रक, उसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते थे क्रिटिकल लेंथ ऑफ द एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। क्लियर है भाई ये बात सभी को? अगले ग्रेडियंट की जो डिस्कशन आपने किया था, अगला ग्रेडियंट था हमारा लिमिटिंग ग्रेडियंट। तो सर हर कंडीशन में रोड पे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ड्रेनेज को इंश्योर करने के लिए, टू इंश्योर द ड्रेनेज इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, वी हैव प्रोवाइडेड द एक्सेप्शनल ग्रेडियंट। वी हैव प्रोवाइडेड द एक्सेप्शनल ग्रेडियंट, याद है? सॉरी, वी हैव प्रोवाइडेड द लिमिटिंग ग्रेडियंट। तो अगर आपका सीसी का ड्रेन है या फिर अगर आपका अर्थन ड्रेन है, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनिमम ग्रेडियंट प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, टू इंश्योर द ड्रेनेज इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ द रोड। टू इंश्योर द ड्रेनेज इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ द रोड। तो दिस वॉज द डिस्कशन रिलेटेड टू द ग्रेडियंट। ग्रेडियंट से रिलेटेड इतनी बातें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द ग्रेडियंट टेबल। तो आईआरसी के हिसाब से किस कंडीशन पे किस ग्रेडियंट की वैल्यू कितनी मैक्सिमम हम प्रोवाइड कर सकते हैं, दैट वी हैव आल्सो डिस्कस्ड। तो ये पहला टॉपिक था आपका, दैट वाज द ग्रेडियंट। ये पहला टॉपिक था आपका, दैट वाज द ग्रेडियंट। इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो, क्विकली वी हैव रिवाइज्ड ऑल द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द ग्रेडियंट। कोई पॉइंट रह तो नहीं गया, एक बार बता देना। सारे पॉइंट कवर हो गए? ग्रेडियंट से रिलेटेड सारे पॉइंट हम लोगों ने रिवाइज कर लिए हैं, यस और नो? वी हैव रिवाइज्ड ऑल द कंसेप्ट ऑफ द ग्रेडियंट। अरे बोल दो हाँ या ना। देखो, अगर रिवीजन करके आए होगे तभी आप इन बातों को रिलेट कर पा रहे होगे, अदरवाइज आप सुनते रहोगे, समझ में कुछ नहीं आएगा। ये जो डिस्कशन है ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होगा, ये जो डिस्कशन है ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा जिन्होंने खुद से भी रिवीजन किया है। और इसीलिए हर क्लास के पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भैया रिवीजन करके ज़रूर आना। बिना रिवीजन के काम चलेगा नहीं, बिना रिवीजन के काम चलेगा नहीं। बिना कंसेप्ट के क्वेश्चन कैसे लगा लोगे? कोई भी नहीं लगा पाएगा। बिना कंसेप्ट के क्वेश्चन कैसे लगेंगे? नहीं लगेंगे ना मेरे भाई।
चलिए तो अब बात करते हैं कर्व की। और कर्व में न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो सबसे पहला डिस्कशन जो आता है वो सबमिट कर्व की लेंथ को डिजाइन करने का आता है, कि हाउ वी कैन डिजाइन द लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व। अब सवाल ये होता है कि सर सबमिट कर्व की जो डिजाइनिंग करते हैं वो किस क्राइटेरिया के बेसिस पे करते हैं। सबमिट कर्व की जो हम डिजाइनिंग करते हैं उस वो क्राइटेरिया था ओनली बेस्ड ऑन द साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया ओनली, क्योंकि सबमिट कर्व के केस में पी फोर्स की वजह से किसी भी तरीके का कोई भी डिस्कम्फर्ट आपको नहीं होता है। बिकॉज सबमिट कर्व के केस में जो हमारा पी फोर्स एक्ट करता है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हमारे व्हीकल का सेल्फ वेट होता है। The self weight of the vehicle W and P will act opposite to each other। तो जिसकी वजह से P फोर्स जो होता है ये बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट क्रिएट नहीं कर पाता है। तो केवल और केवल जो डिजाइनिंग होती है सबमिट कर्व की दैट इज बेस्ड ऑन द साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया ओनली। साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया के बेसिस पे ही हम लोग इसकी डिजाइनिंग करते हैं। तो एज पर द आईआरसी इसकी लेंथ को कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो यहाँ पर आपने दो कंडीशन एज्यूम की थी कि सर जब पहला लेंथ ऑफ द कर्व ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस है और दूसरी कंडीशन आपने एज्यूम करी थी जब लेंथ ऑफ द कर्व लेस देन साइड डिस्टेंस है। लेंथ ऑफ द कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस और द लेंथ ऑफ द कर्व इज लेस देन साइड डिस्टेंस। कंडीशन गिवन होगी सवाल में तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। और सवाल में अगर कंडीशन क्लियरली गिवन नहीं होगी तो हम एज्यूम कर सकते हैं, हम एजम्पशंस के साथ अपने डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। पता है आपको ये बात सभी को? बिल्कुल पता है सर। तो भाई इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो साइड डिस्टेंस है इट मे बी एनी साइड डिस्टेंस। तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वेरियस साइड डिस्टेंस। हम लोगों ने एसएसडी की बात करी थी, हम लोगों ने आईएसडी की बात करी थी, हम लोगों ने ओएसडी की बात करी थी एंड वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द एचएसडी। इट मे बी एनी साइड डिस्टेंस, कोई भी साइड डिस्टेंस ये हो सकती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो जो लेंथ होगी दैट विल बी इक्वल टू एन एस स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट कैपिटल एच प्लस अंडर रूट स्मॉल एच का होल स्क्वायर। जहां पर ये जो एन होता था इट इज द डेविएशन एंगल और सबमिट कर्व के केस में इट इज द एल्जेब्रिक डिफरेंस ऑफ द ग्रेड। जो ग्रेड्स हमारे होते थे जिनको कनेक्ट करने की वजह से हमें कर्व प्रोवाइड करना पड़ रहा था, उनका एल्जेब्रिक डिफरेंस जो होता है वो कैपिटल एन होता है। ठीक है, एस हो गया हमारा कोई भी साइड डिस्टेंस, एस हो गया कोई भी साइड डिस्टेंस। इट मे बी एस एस डी, इट मे बी आई एस डी, इट मे बी ओ एस डी, इट मे बी एच एस डी। कैपिटल एच जो होता था वो होता था हाइट ऑफ द ड्राइवर्स आई लेवल। कैपिटल एच जो होता था वो होता था हाइट ऑफ द ड्राइवर्स आई लेवल। और स्मॉल एच जो होता था दैट इज द एवरेज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, जैसे एस पर आईआरसी एसएसडी के केस में कैपिटल एच की जो वैल्यू होती है वो 1.2 मीटर होती है और स्मॉल एच की जो वैल्यू होती है वो 0.15 मीटर होती है। और अगर बात करें आईएसडी और ओएसडी के केस में तो कैपिटल एल एच और स्मॉल एच की दोनों की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 1.2 मीटर। एसएसडी और एसएसडी के केस में कैपिटल एच हाइट ऑफ द ड्राइवर्स आई लेवल दैट वी हैव कंसीडर्ड टू। किसी भी रोड पे एसएसडी को डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने कैपिटल एच की वैल्यू 1.2 मीटर ली थी और स्मॉल एच की वैल्यू 0.15 मीटर ली थी, याद है? सिमिलरली अगर आईएसडी और ओएसडी के टर्म्स में बात करें तो कैपिटल एच को डिफाइन करने के लिए वी हैव कंसीडर द वैल्यू 1.2 मीटर और स्मॉल एच के लिए भी 1.2 मीटर की बात की थी। तो इन फॉर्मूलों में कैपिटल एच और स्मॉल एच पता चल गया आपको, एन पता चल गया, एस पता चल गया। और अगर ये कंडीशन है कि लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस है, अगर लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस है तो उस केस में
इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या हम सबमिट कर्व की लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं? इन दिस वे कैन वी कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व, यस और नो? बोलो बेटा। तो सवाल में अगर कैपिटल एच और स्मॉल एच गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कैपिटल एच और स्मॉल एच गिवन नहीं है तो हम एज पर आईआरसी स्पेसिफिकेशन डेटा को एज्यूम भी कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो एज्यूम द डेटा एज पर द आईआरसी स्पेसिफिकेशन। क्लियर है ये बात सभी को? द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन। सर अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि व्हेन द लेंथ ऑफ कर्व इज लेस देन साइड डिस्टेंस, तो उस केस में भी फॉर्मूला है क्या हमारे पास सबमिट कर्व की लेंथ को फाइंड आउट करने का? बिल्कुल है। तो इस इन दैट केस एल विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल विल बी इक्वल टू 2s माइनस 2 अंडर रूट कैपिटल एच प्लस अंडर रूट स्मॉल एच का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। तो सारे टर्म वही हैं। एस जो है वो साइड डिस्टेंस है, कैपिटल एच इज द ड्राइवर्स हाइट आई लेवल अबव द रोड सरफेस, स्मॉल एच इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और एन इज द डेविएशन एंगल। इट विल बी इक्वल टू द एल्जेब्रिक डिफरेंस ऑफ ग्रेड्स। इट विल बी इक्वल टू द एल्जेब्रिक डिफरेंस ऑफ द ग्रेड्स, जो आपके पॉजिटिव और निगेटिव ग्रेडियंट दिए गए हैं, जैसे भी ग्रेडियंट दिए गए हैं जहां पर भी सबमिट कर्व का फॉर्मेशन हो रहा है, उन ग्रेडियंट का अब जब हम एल्जेब्रिक डिफरेंस ले लेंगे तो देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द डेविएशन एंगल इन द केस ऑफ सबमिट कर्व। तो वहां पर फिर हमें सबमिट कर्व की वैल्यू मिल जाती है। क्लियर है भाई? तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है। जनरली यहाँ से गेट में सवाल आते रहते हैं कि सबमिट कर्व की लेंथ को कैसे फाइंड आउट किया जाए। अब यहाँ पर एक अप्रोच आपको ध्यान रखनी है। जनरली सवाल में ये कंडीशन गिवन नहीं होती है। जनरली सवाल में आपको साइड डिस्टेंस गिवन होता है और लेंथ ऑफ द कर्व आपसे पूछा जाता है, और ये कंडीशन नहीं गिवन होती है कि लेंथ ऑफ द कर्व ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस है या लेंथ ऑफ द कर्व लेस देन साइड डिस्टेंस है। हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारी प्राइमरी कंडीशन क्या है, लेंथ ऑफ द कर्व और साइड डिस्टेंस में क्या रिलेशनशिप है, उसी के बेसिस पे हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और वो वही कंडीशन सवाल में मिसिंग है। वही कंडीशन जो होगी वो सवाल में गिवन नहीं होगी कि लेंथ ऑफ द कर्व और साइड डिस्टेंस में क्या रिलेशनशिप है। तो ऐसे केस में हम क्या अप्रोच फॉलो करेंगे? ऐसे केस में हम लोग क्या कर लेते हैं कि एक कंडीशन एज्यूम कर लेंगे, कोई भी एक कंडीशन एज्यूम कर लेंगे, और जनरली फर्स्ट कंडीशन एज्यूम करते हैं कि लेंथ ऑफ कर्व जो है वो ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस है। और इस कंडीशन को एज्यूम करने के बाद हम लेंथ ऑफ कर्व बेस्ड ऑन द गिवन डेटा, सवाल में जो भी डेटा गिवन है उसके बेसिस पे लेंथ को फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन जब आप लेंथ को फाइंड आउट कर लेंगे तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि जो लेंथ आपने निकाली है जरूरी नहीं है कि वो आपका करेक्ट आंसर हो। जब लेंथ आपने कैलकुलेट कर ली है तो वहां पर फिर हमें अप्लाई करना पड़ेगा एक चेक, और चेक होगा रिलेटेड टू दिस एजम्पशन। फॉर एग्जाम्पल सवाल में जो साइड डिस्टेंस दी गई थी वो 200 मीटर दी गई थी, और इस फॉर्मूले की हेल्प से जो लेंथ ऑफ द कर्व आपने निकाला वो 100 मीटर है। भैया लेंथ ऑफ द कर्व की वैल्यू आ रही 100 मीटर, साइड डिस्टेंस है 200 मीटर, तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? आपने तो बोला है ना कि हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। कब यूज कर रहे हैं? जब लेंथ ऑफ द कर्व ग्रेटर देन साइड डिस्टेंस है। when the length of curve is greater than side distance, for this condition we are using the formula। लेकिन जो फाइनल वैल्यूज आ रही हैं वो क्या इंडिकेट कर रही हैं, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? फाइनल वैल्यू ये बता रही हैं कि लेंथ ऑफ कर्व जो है वो ग्रेटर देन नहीं लेस देन साइड डिस्टेंस आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से जो आपने लेंथ निकाली है वो सही लेंथ नहीं होगी, और ऐसी सिचुएशन में फिर आपको एजम्पशन नंबर 2 की तरफ मूव करना पड़ेगा।
फिर आप एजम्पशन नंबर 2 कंसीडर करेंगे और इसके बेसिस पे लेंथ कैलकुलेट करेंगे। बिल्कुल 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 बेटा। और फिर उसके बाद आप फाइनल आंसर रिपोर्ट कर पाएंगे। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि जो भी एजम्पशन आपने लिया है, जो भी फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं एजम्पशंस के बेसिस पे, दैट एजम्पशन शुड बी करेक्ट, दैट एजम्पशन शुड बी करेक्ट, तभी आपका आंसर सही होगा। तो इट मे बी कि पहले ही एजम्पशंस में आपका करेक्ट कंडीशन आ जाए, करेक्ट आंसर आ जाए, बट हमेशा पहले ही कंडीशन पे आंसर आ जाएगा ऐसा कोई रूल नहीं है, फिक्स रूल। समझ रहे हो कि आपने सोचा ये एज्यूम करेंगे, आंसर निकालेंगे और आंसर मार्क कर देंगे। नहीं होगा बेटा, ऐसा नहीं होगा, चिंता मत करो, ऐसा नहीं होगा। डोंट वरी फॉर दैट। वो तो जब आपके पास डेटा होगा, सवाल सॉल्व करोगे तो सारी बातें समझ में आ जाएंगी। जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, जो कॉमन गलतियां होती हैं, वो पॉइंट मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि इस तरीके की कोई मिस्टेक या इस तरीके की कोई एरर ना हो और आपको सवाल सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। देखना उसके लिए वेदांत, एक बार क्वेश्चन सॉल्व करना। अभी मैं आपको कंसेप्ट और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर बताना क्या दिक्कत आती है। क्लियर है? तो ये एक पोर्शन है हाउ टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। अगला डिस्कशन कर लेते हैं। अगला डिस्कशन जो है बेटा, दैट इज रिलेटेड टू द वैली कर्व। अब वैली कर्व की जो डिजाइनिंग होती है उसके लिए दो क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। ग्रेड कंपनसेशन अभी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, अभी बता देंगे, ग्रेड कंपनसेशन अभी बता देंगे। तो वैली कर्व के केस में पहला क्राइटेरिया होता है जो होता है बेस्ड ऑन द एचएचडी क्राइटेरिया, और दूसरा होता है बेस्ड ऑन द कंफर्ट क्राइटेरिया। तो वही बात है, जब एक से ज़्यादा क्राइटेरिया होंगे तो जिस भी क्राइटेरिया से मैक्सिमम वैल्यू आएगी, जिस भी क्राइटेरिया से मैक्सिमम वैल्यू आएगी, दैट वी विल कंसीडर एज द लेंथ ऑफ द कर्व। तो अगर मैं पहले बात करूं कंफर्ट क्राइटेरिया से कैसे निकालते हैं लेंथ ऑफ द वैली कर्व, तो सिंपल सा फॉर्मूला था, एल वी विल बी इक्वल टू 2√NV³/c। और अगर यहाँ पर c की वैल्यू आप 0.56 मीटर पर सेकेंड क्यूब रख देंगे तो एक और फॉर्मूला आता था 0.38√NV³। यहाँ पर जो v है वो मीटर पर सेकेंड में है और यहाँ पर जो v है वो kmph में है, यूनिट को चेंज कर दिया है। तो जनरली इस फॉर्मूले को हम लोग फॉलो करते थे टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द वैली कर्व बेस्ड ऑन द कंफर्ट क्राइटेरिया। याद आया? इस फॉर्मूले को हम लोग फॉलो करते थे। और यहाँ पर n क्या है? n इज द मॉड वैल्यू ऑफ, n इज द मॉड वैल्यू ऑफ एल्जेब्रिक डिफरेंस ऑफ ग्रेड्स। जो हमारे ग्रेड्स हैं उसकी मॉड वैल्यू है, दैट इज गोइंग टू बी द n। c आपको एज यूजुअल पता है, c इज द जर्क और इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड क्यूब। c इज द जर्क और इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड क्यूब। क्लियर है भाई? दूसरा क्राइटेरिया अगर अप्लाई करते हैं बेस्ड ऑन द HHD क्राइटेरिया, तो LV विल बी इक्वल टू NS² अपॉन 2H प्लस 2S10 अल्फा। ये फॉर्मूला था। कब था ये फॉर्मूला? जब लेंथ ऑफ कर्व इज ग्रेटर देन HHD है। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है जब लेंथ ऑफ कर्व इज लेस देन SHD है, तो फॉर्मूला हो जाएगा L विल बी इक्वल टू 2S माइनस 2H प्लस 2S10 अल्फा डिवाइड बाई कैपिटल N। तो ये फॉर्मूला था और इन कंडीशंस के बेसिस पे आप लेंथ ऑफ द वैली कर्व कैलकुलेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द हेडलाइट साइड डिस्टेंस क्राइटेरिया। अब यहाँ पर टर्म क्या है? n मैंने आपको बता दिया, s है तुम्हारी HHD साइड डिस्टेंस, स्मॉल h है इट इज द एवरेज हाइट ऑफ हेडलाइट। हमारे व्हीकल की जो हेडलाइट है उसकी एवरेज हाइट, और एज पर IRC
एवरेज हाइट ऑफ द हेडलाइट अबव द रोड सरफेस, इसकी वैल्यू होती है 0.75 मीटर। इसकी वैल्यू जो होती है 0.75 मीटर। और यहाँ पर अल्फा जो है, अल्फा इज द हेडलाइट का बीम एंगल, और इसकी वैल्यू होती है 1 डिग्री। दीज आर द स्टैंडर्ड वैल्यूज दैट यू शुड नो। कोई ट्रिक नहीं, वही सारे टर्म हैं, एक दो बार चार बार प्रैक्टिस करो, याद हो जाएगा। कोई ट्रिक तो ऐसा सच नहीं है भाई, समझ रहे हो? ऐसा सच कोई ट्रिक तो नहीं है। 2 4 10 बार लिख के कोशिश करो, याद हो जाएगा। प्रैक्टिस करोगे, टर्म वही हैं, इन्हीं को रीअरेंज कर दिया है। तो यही एक ट्रिक है कि 2 4 5 बार फॉर्मूले लिख लो, याद हो जाएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ से आप लेंथ ऑफ द वैली कर्व भी कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। दोनों क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द गिवन कंडीशन। जो सवाल में डेटा गिवन होगा, कंडीशन गिवन होगा, उसके बेसिस पे हम दोनों क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे। जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी इन दोनों क्राइटेरिया से, वो हम लोग कंसीडर करेंगे फाइनली एज द लेंथ ऑफ द वैली कर्व। बताओ भाई, किसी को कोई डाउट हो तो। यहाँ तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो बता दो। बोलो भाई, यहाँ तक की कहानी क्लियर है सभी को? द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? तो सबमिट कर्व की लेंथ को कैसे फाइंड आउट करेंगे, वैली कर्व की लेंथ को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये डिस्कशन सभी को क्लियर हो गया है? लेंथ ऑफ वैली कर्व विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। लेंथ ऑफ वैली कर्व विल बी इक्वल टू, तो जनरली वैली कर्व के लिए हम लोग एज्यूम करते हैं कि हमने 2 ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड कर दिए हैं। लेंथ ऑफ द वैली कर्व विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। 2 ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करने से एक वैली कर्व का फॉर्मेशन हो रहा है। चलिए भाई, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। तो एक प्यारा सा टॉपिक है, और ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गेट में सिंपल से प्रॉब्लम आते रहते हैं यहाँ से, रिलेटेड टू द ग्रेड कंपनसेशन। तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन है कि जहां पर हमारे रोड पे ग्रेडियंट भी है और साथ साथ हॉरिजेंटल कर्व भी है, जहां पर ग्रेडियंट भी है और हॉरिजेंटल कर्व भी है, दोनों चीजें एक साथ हैं, जहां पर ये दोनों चीजें एक साथ आपको देखने को मिलती हैं, तो वहां पर हम अपने ग्रेडियंट को रिड्यूस कर देते हैं। जो भी ग्रेडियंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी वैल्यू को रिड्यूस कर देते हैं, ताकि हमारा व्हीकल ऐसी सिचुएशन को आसानी से ओवरकम कर पाए। तो ग्रेड कंपनसेशन कितना होता है परसेंटेज में एज पर आईआरसी, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 30+R/R, बट इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 75/R, वेयर R इज द रेडियस ऑफ द कर्व। तो कितना ग्रेड कंपनसेशन आप प्रोवाइड करेंगे इन परसेंटेज, you can find out with the help of this expression, that will be equal to 30+R/R, but this value should not be greater than 75/R। मतलब इनमें से जो भी दोनों वैल्यू निकाल लेंगे, जो भी मिनिमम वैल्यू होगी, that we will consider as the grade compensation। तो जो ग्रेडियंट आप प्रोवाइड करना चाह रहे थे वो रूलिंग ग्रेडियंट था। तो अब हम अगर निकालें यहाँ से कंपनसेटेड ग्रेडियंट, अगर मैं यहाँ से अब निकालना चाह रहा हूँ कंपनसेटेड ग्रेडियंट इन परसेंटेज, तो ये होता है रूलिंग ग्रेडियंट इन परसेंटेज माइनस ग्रेड कंपनसेशन इन परसेंटेज। जो भी ग्रेडियंट आप प्रोवाइड कर रहे थे उसमें, और जनरली हमें पता है कि इन जनरल कंडीशन वी आर प्रोवाइडिंग द रूलिंग ग्रेडियंट,
नॉर्मल कंडीशन में, जनरल कंडीशन में जो ग्रेडियंट हम प्रोवाइड करते हैं या करना चाहते हैं रोड पे, वो रूलिंग ग्रेडियंट होता है। रूलिंग ग्रेडियंट में से अगर हम लोग ग्रेड कंपनसेशन को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, रूलिंग ग्रेडियंट में से अगर हम लोग ग्रेड कंपनसेशन को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो वी विल सिंपली गेट द कंपनसेटेड ग्रेडियंट। बट एक इंपॉर्टेंट आईआरसी की गाइडलाइन थी, एक इंपॉर्टेंट आईआरसी की गाइडलाइन थी कि इन एनी केस कंपनसेटेड ग्रेडियंट शुड नॉट बी लेस देन 4%। कंपनसेटेड ग्रेडियंट शुड नॉट बी लेस देन 4%। कभी भी हमें अपने ग्रेडियंट को 4% से और कम रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। यस, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम अपने ग्रेडियंट को कहाँ तक रिड्यूस कर सकते हैं? तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम अपने ग्रेडियंट को 4% तक रिड्यूस कर सकते हैं, ऐसा आईआरसी की गाइडलाइन है। इन एनी केस द कंपनसेटेड ग्रेडियंट शुड नॉट बी रिड्यूस्ड बियॉन्ड द 4%। तो ये 4% वाली बात जरूर आपको याद रखनी है। तो जनरली यहाँ से तीन तरीके के सवाल बनते हैं, दो तरीके के सवाल बनते हैं। या तो सिंपली आपसे पूछ लिया जाएगा कि ग्रेड कंपनसेशन क्या होगा, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कंपनसेटेड ग्रेडियंट क्या होगा। और अगर कंपनसेटेड ग्रेडियंट पूछा गया है तो उस केस में ये क्राइटेरिया जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसका आपका ध्यान रखना है। अदरवाइज यहाँ पर भी आप एक सिली मिस्टेक कमिट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये सिंपल सा प्यारा सा कंसेप्ट था रिलेटेड टू द ग्रेड कंपनसेशन। दिस वाज द सिंपल कंसेप्ट रिलेटेड टू द ग्रेड कंपनसेशन। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द डिस्कशन फॉर द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ द रोड। वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ द रोड के बारे में हम लोगों ने बातचीत कर ली है, ग्रेडियंट के बारे में डिस्कशन कर लिया है, हाउ वी कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व, उसके सभी डिस्कशन कंप्लीट कर लिए हैं। एंड हाउ वी कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द वैली कर्व, उसके क्राइटेरिया और उसका डिस्कशन कंप्लीट कर लिया। और एट द लास्ट वी हैव रिवाइज द कंसेप्ट ऑफ द ग्रेड कंपनसेशन एंड कंपनसेटेड ग्रेडियंट ऑल्सो। तो ग्रेड कंपनसेशन और कंपनसेटेड ग्रेडियंट का भी डिस्कशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द डिस्कशन फॉर द जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ द रोड। जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ द रोड के जो हमारे 4 टॉपिक थे, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, साइड डिस्टेंस, हॉरिजेंटल अलाइनमेंट ऑफ द रोड एंड वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ द रोड, लगभग हम ये बोल सकते हैं कि हम लोगों ने इनके सभी कंसेप्ट्स को अब तक अपने इस कोर्स में बेहतरीन तरीके से रिवाइज कर लिया है। ठीक है, तो आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि इस कम से कम टाइम में मैं आपको सवाल भी लगवा पाऊँ, जैसा हम लोग क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे हैं, और साथ साथ मैं पूरा कंसेप्ट भी रिवाइज करा दूं ताकि इस कोर्स का मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल सके। हो रहा है ऐसा कि बस मुझे लग रहा है ऐसा कि मैं कर रहा हूँ मेहनत, तो मैं ये जो मेहनत कर रहा हूँ ये फ्रूटफुल है। देखो, जब कम समय में ज़्यादा कंसेप्ट डिस्कस करने होते हैं तो लगातार बोलना पड़ता है, टाइम तो उतना ही है, कंसेप्ट तो कम ज़्यादा कर नहीं सकते, टाइम कम है हमारे पास। हाँ, तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिक हो जाता है। बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। कंपनसेटेड रेडियंस सिग्निफाई करेगी। प्लीज डिस्कस कंपनसेटेड रेडियंस क्या होता है, कंपनसेटेड रेडियस का क्या कंसेप्ट होता है भाई? कहाँ पढ़ लिया कंपनसेटेड रेडियस? कंपनसेटेड ग्रेडियंट है, रेडियस को कम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। जहाँ पर भी हॉरिजेंटल कर्व और वर्टिकल कर्व एक साथ में है वहाँ पर हम अपने ग्रेडियंट को रिड्यूस कर रहे हैं, ना कि रेडियस के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, ना कि रेडियस के साथ हम लोग कोई डिस्टरबेंस कर रहे हैं। वी आर रिड्यूसिंग आवर ग्रेडियंट। तो जो ग्रेडियंट हम प्रोवाइड करना चाह रहे थे, डिज़ाइन करना चाह रहे थे, वो था रूलिंग ग्रेडियंट। बट क्योंकि वहाँ पर हमारे पास हॉरिजेंटल कर्व भी है ग्रेडियंट के साथ साथ, तो उस केस में हमने ग्रेडियंट को रिड्यूस कर दिया। सर, मैक्सिमम अलाउबल ग्रेड्स आर लोअर फॉर रेलवे देन हाईवे, ऐसा क्यों? दैट आर द वेरियस फैक्टर्स।
vehicle characteristics are the different, track and road characteristics are the different, that's why we have different values. तो एक लोकोमोटिव और एक व्हीकल की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होती हैं, दैट्स वाई वी आर हैविंग द डिफरेंट वैल्यूज। क्लियर है? तो अगली क्लास में अब आपका क्या डिस्कशन होने वाला है, तो नेक्स्ट क्लास आपकी कब होने वाली है, अभी आपके पास देखो सफिशिएंट टाइम है, सैटरडे संडे, क्या हो गया, तो अभी आपके पास सैटरडे है, संडे है, और आई थिंक इस बार आपके पास मंडे भी है, तो मंडे भी आपकी क्लास नहीं होने वाली है। ठीक है, सैटरडे संडे मंडे। अब यार देखो, अब इसमें तुम लापरवाही करो तो अब इसका कोई इलाज नहीं है। तुमने अभी अभी एक चैप्टर कंप्लीट किया है जियोमेट्रिक डिज़ाइन, और तुम्हारे पास 3 दिन का टाइम है कि आप जियोमेट्रिक डिज़ाइन से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, PYQ हो गए, तुम्हारे क्लास के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अरे ये बैच आपका मंडे टू फ्राइडे है, और मंडे को इस बार शायद आई थिंक गांधी जयंती है, तो उसका अवकाश आपको मिल रहा है, गांधी जयंती की वजह से आपकी क्लास ऑफ है, तो सैटरडे संडे आपका रेगुलर ऑफ रहता है इस बैच में, और गांधी जयंती की वजह से मंडे आपकी क्लास नहीं होगी, तो अब हम लोग मिलेंगे ट्यूसडे को। तो इस काम को, इस टाइम को कैसे यूटिलाइज किया जाए इफेक्टिवली, तो जियोमेट्रिक डिज़ाइन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं, कहाँ कहाँ से, PYQ से, क्लास के जो क्वेश्चन हैं, और आपको जो प्रैक्टिस सीट प्रोवाइड की जाएगी इस बैच में, प्रैक्टिस सीट, और साथ साथ वीकली टेस्ट, साथ साथ वीकली टेस्ट, तो इन सभी चीज़ों को कंप्लीट कर लीजिए रिलेटेड टू द जियोमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ द रोड। और साथ ही साथ एज पर द प्लानर किसके कंसेप्ट को रिवाइज करके आना है नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास से जो डिस्कशन स्टार्ट होगा दैट विल बी रिलेटेड टू द ट्रैफिक इंजीनियरिंग। अब हम लोग ट्रैफिक इंजीनियरिंग की बातचीत करेंगे, और ट्रैफिक इंजीनियरिंग भी जैसा आपको पता है कि आपके गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। डाउट आएगा तो टेलीग्राम में डिस्कस कर लेना, डाउट आएगा तो डाउट इंजन का फीचर आपके पास ऐप में, उस पर डिस्कस कर लेना। तो देयर आर वेरियस वेज टू डिस्कस द डाउट, ठीक है। तो टेलीग्राम में आप लोग आपस में, इसीलिए तो टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया, और क्या है, टेलीग्राम ग्रुप में आपके पास आपके अपलोड हो जाएगी बिल्कुल। बैच कोऑर्डिनेटर साहब ने देखो कंफर्म कर दिया है कि प्रैक्टिस सीट अपलोडेड टुडे सर। अपलोडेड मतलब जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ अपलोड हो गई है या हो जाएगी, विल बी अपलोडेड और अपलोडेड। एक बार कंफर्म कर दीजिए बैच कोऑर्डिनेटर जी कि प्रैक्टिस सीट अपलोड हो गई है या आज शाम तक अपलोड हो जाएगी। हो गई है तो देखो आप सभी के लिए ऐप पर प्रैक्टिस सीट अपलोड कर दी गई है, उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें भी क्वेश्चन है। तो आई हैव क्रिएटेड द टेलीग्राम ग्रुप, उसका बेसिक पर्पस यही है कि वहाँ पर क्या है, आपके पास आपके साथ तैयारी करने वाले लोग हैं, तो आप अपने क्वेश्चंस को आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं, और अगर आपका कोई डाउट एंड क्वेरी रहता है तो मुझको भी वहाँ पर इन्वॉल्व कर सकते हैं, मैं भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। तो आज टेलीग्राम ग्रुप में आज की क्लास के जो क्वेश्चन हैं उनका आंसर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा रात तक एज यूजुअल, ठीक है। तो आज जो टॉपिक आपने रिवाइज किए हैं उनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन की बात करें तो दीज आर द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पीछे पहले रह गया क्या? अच्छा ये पिछला क्वेश्चन है, चलो कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन है वर्टिकल अलाइनमेंट से रिलेटेड। दीज आर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द वर्टिकल अलाइनमेंट। ये प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं भैया, अगली क्लास में डिस्कशन होगा इसका। जो आज आपने टॉपिक कंप्लीट किया है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। आई थिंक 6 क्वेश्चन है, हाँ। तो ये 6 क्वेश्चन हैं आपके वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ द रोड से रिलेटेड जो आपको प्रैक्टिस करना है। तो इन 6 क्वेश्चन के आंसर कहाँ पर मिल जाएंगे क्रॉस चेक करने के लिए? तो टेलीग्राम ग्रुप में आज रात को क्या बजे क्लास खत्म होगी? 10:30, लगभग 11-12 बजे के पहले मिल जाएंगे, मतलब एंड ऑफ द डे। आज जो आपका
ईओडी तक आपको इसके आंसर मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में, तो क्रॉस चेक कर लीजिएगा इन 6 क्वेश्चंस के आंसर। टेलीग्राम ग्रुप जिन लोगों ने अब तक ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लें। तो क्षितिज सर PW ऐसा टाइप करोगे टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम में, तो आपको एक ग्रुप मिल जाएगा जहां पर आपको ये सभी रेगुलर अपडेट मिल जाएंगे। सभी बातें अच्छे तरीके से सभी को क्लियर हो गई हैं। सभी बातें जितना भी डिस्कशन हम लोगों ने किया, क्या प्लान रहने वाला है, कैसे अगला टॉपिक क्या होगा डिस्कशन का, क्वेश्चन कहाँ पर प्रैक्टिस करने, कौन कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, सब कुछ बता दिया इत्मीनान से। ठीक है, प्रैक्टिस सीट एक बार चेक कर लेना, प्रैक्टिस सीट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, और सभी लोग वीकली टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करना। एवरीवन डू पार्टिसिपेट ऑन द वीकली टेस्ट। ठीक है भाई, चलिए तो इन्हीं बातों के साथ आज की इस क्लास का डिस्कशन स्टार्ट खत्म करते हैं यहाँ पर हम लोग। तो नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट द, वी हैव कंप्लीटेड द डिस्कशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फॉर द फर्दर डिस्कशन। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। दिस, हाँ पूछो अपूर्वो, अपूर्वो क्या डाउट है, पूछो पूछो अपूर्वो क्या डाउट है बेटा। पूछो क्या डाउट है। आस्क योर डाउट बेटा, आस्क योर डाउट। अरे कहाँ चले गए, लिख के चले गए क्या क्लास से? सर सर्वेइंग भी आप ही पढ़ाएंगे, पढ़ाओगे ना बेटा? इट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी, कब किस टीचर आपके उनके शेड्यूल के अकॉर्डिंग अवेलेबल हैं। तो अभी इस पे कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा, बट अगर मेरा स्लॉट उस समय फ्री होगा, मेरे पास टाइम होगा, तो मैं पढ़ाऊंगा, अदरवाइज कोई दूसरी फैकल्टी आपको पढ़ाएंगे। तो दैट इज डिपेंड, टोटली डिपेंड, जो भी पढ़ाएगा बेस्ट पढ़ाएगा आपको। ठीक है, जो भी पढ़ाएगा वो बेस्ट आपको पढ़ाएगा, तो उसके लिए आप चिंता मत करिए। बट सर्वेइंग तो आई थिंक इस बैच में हो चुका है ना, ये ड्रॉपर बैच है, ये ड्रॉपर बैच है। यस, सर्वेइंग इज कंप्लीटेड आई थिंक इन दिस बैच। सर्वेइंग ये तो लास्ट लास्ट सब्जेक्ट है ना इस बैच का, ये लास्ट सब्जेक्ट है जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है। दिस इज द लास्ट सब्जेक्ट ऑफ दिस बैच। टेक्निकल सब्जेक्ट की अगर बात करें तो ऑल द टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैव बीन कंप्लीटेड इन दिस बैच। हाईवे इंजीनियरिंग लास्ट सब्जेक्ट है ना भाई? तो एक बार चेक कर लेना, आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। सुपर एलिवेशन का कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर यूज करें, इसके बारे में बहुत बार डिस्कस किया है मैंने रेगुलर क्लासेस में। चलो एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सवाल में बोल दिया गया कि इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करिए, या फिर ऐसा सुपर एलिवेशन कैलकुलेट करिए जहां पर इनर और आउटर व्हील पे रिएक्शन सेम है, तो ये दो कीवर्ड हैं। अगर उन्होंने ऐसा बोल दिया कि इनर और आउटर व्हील पे रिएक्शन या फिर प्रेशर सेम होंगे, तो आप जानते हो ऐसा केवल एक ही सुपर एलिवेशन में होता है, या ऐसा केवल एक ही इक्वेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो होता है इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। वो होता है इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन, दैट इज ई इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर का फॉर्मूला यूज करना है। क्लियर है मेरे भाई? दूसरा जो कंसेप्ट था दैट वाज रिलेटेड टू द डिजाइन सुपर एलिवेशन। तो इसके कीवर्ड क्या है कि आपको एक रोड पे सुपर एलिवेशन डिजाइन करना है, या फिर सवाल में बोल दिया गया मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन, जहां पर फास्ट मूविंग ट्रैफिक भी है, जहां पर स्लो मूविंग ट्रैफिक भी है, तो वहां पर हम डिजाइन सुपर एलिवेशन की बात करेंगे। और ई डिजाइन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 225 आर। और
कभी अगर सवाल में आपसे पूछ लिया गया है कि लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी, तो यार तुम जानते हो लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट का टर्म ना तो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन की कंडीशन में होता है, फॉर्मूले में होता है, और ना ही डिजाइन सुपर एलिवेशन के। ऐसा कैसे होगा भाई अपूर्वो, ऐसा कैसे होगा? सवाल में कुछ तो देगा ना। हाँ, अब कह दो सर सवाल ही नहीं देगा तो आंसर कैसे निकाल लेंगे? ऐसा कैसे होगा? तो इन तीनों फॉर्मूले से रिलेटेड कोई ना कोई तो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी। तो अगर कोई तुम्हें ऐसा सवाल मिले तो मुझे जरूर बताना जहां पर कुछ भी ना पता हो और आंसर पूछ लिया गया हो। मुझे पिछले 10 साल में तो ऐसा कोई सवाल नहीं मिला है कि जहां पर कोई भी कंडीशन ना पता हो। हाँ, तो अगर f की वैल्यू पूछी गई है तो f की वैल्यू केवल हम एक ही इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द सुपर एलिवेशन। E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन के केस में भी हमारा f का टर्म निग्लेक्टेड था, और डिजाइन सुपर एलिवेशन। अगर सवाल में तुम मुझे बताओ, चलो अपूर्व एक सवाल बताओ और डिस्कशन को एंड करते हैं। सवाल में पूछा गया है all the data is given to you, radius of the curve is given to you, design speed is given to you, super elevation let's say they have also provided। उन्होंने पूछा find out the value of the lateral friction coefficient। सवाल में पूछा गया है what will be the value of the lateral friction coefficient। इसको थोड़ा सा यूज करके बताओ। तुम्हारे पास सुपर एलिवेशन की 3 इक्वेशन है, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? एक तो जनरल फॉर्मूला है, एक इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला है, और एक डिजाइन सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला है। और सवाल में जो वैल्यू पूछी गई है, दे हैव आस्क अबाउट द लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट। लेटरल फ्रिक्शन कॉफिशिएंट पूछा गया है। बताओ, 3 इक्वेशन है, E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर। E इक्विलिब्रियम विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127 आर, और E डिजाइन विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 225 आर। अगर सवाल में F पूछा गया है तो हम इन 3 में से कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं? पता चल गया ना? पता चल गया ना? यही तो समझा रहा था, यही तो समझा रहा था। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर है ये पॉइंट? अपूर्व बेटा डाउट क्लियर हो गया? अपूर्वो डाउट क्लियर हो गया, यस और नो? तो अब ये सर इसमें और ज्यादा क्लियरिटी कैसे मिलेगी? ज्यादा से ज्यादा जब आप सवाल को सॉल्व करेंगे, 1 2 3 सवाल सॉल्व करोगे तो समझ में नहीं आएगा। फीलिंग का खेल है ये, फीलिंग का खेल है। जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे इस कंसेप्ट से रिलेटेड, तो क्वेश्चन पढ़ते ही इट विल बी वेरी क्लियर टू यू। या आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या चीज पूछी गई है और क्या चीज गिवन है। तो उसमें एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिस को आपको और ज्यादा करना पड़ेगा, दैट्स इट। यू नीड टू प्रैक्टिस द मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन टू गेट मोर क्लियरिटी। ठीक है भाई, चलिए अभी सबके डाउट क्लियर हो गए। मिलते हैं अगली क्लास में। ट्रैफिक इंजीनियरिंग अगले चैप्टर के साथ अपने डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। कीप रिवाइजिंग द कंसेप्ट, कीप प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग। थैंक यू।